अच्छा, सर्वोच्चता समझा रहा था, कौन सर्वोच्च है। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? सभी का एक ही है, निर्मला। कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे कि सरकार होता है ना। देखना एक साथ कई सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पास, है ना, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजों पर बात कर रखी है कि किसी भी देश में सरकार का होना अत्यंत आवश्यक है, या फिर संविधान के माध्यम से सरकार को शक्तियां सौंपी जाती हैं जिससे वो लोगों के लिए क्या कर सके, कानून का निर्माण कर सके, है ना। किसी भी देश को चलाने के लिए कानून बहुत आवश्यक था, नियंत्रित करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक शासन नहीं होगा तब तक वो देश अच्छे से चल नहीं सकता, ऐसा हम मानते हैं। ठीक, और ऐसा होता भी है। तो संविधान इसके लिए सरकार को उपबंध कराता है। और सरकार को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, मतलब उसके कार्यों को कितने भागों में, 3 भागों में, है ना। एक था क्या, विधायिका, एक क्या था, कार्यपालिका, और एक है न्यायपालिका। वेरी गुड, है ना। विधायिका का काम था कानून बनाना, कार्यपालिका का उसे संचालित करना और इसे न्याय प्रदान करना। और सरकार के भी कितने स्तर थे, 3, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर। वेरी गुड। फिर हमने इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी थी कि सर्वोच्च है कौन एक्चुअली में, यहाँ पास सर्वोच्चता किसके पास है। जैसे हम सभी को किसके माध्यम से यहाँ पास नियंत्रित किया जाता है, कानून के माध्यम से। ठीक है, बिना कानून के हमको नियंत्रित किया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है कि कानून ही क्या होगा, सर्वोच्च होगा। ऑब्वियस सी बात है, कानून क्या होगा, सर्वोच्च होगा। इसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। कानून की सर्वोच्चता होगी यहाँ पर, कानून ही क्या होगा, सर्वोच्च होगा। जैसे इसमें हमने कल एक केस की बात की थी, वो 17 साल के लड़के वाला, है ना, कि कानून के तहत उसे सजा नहीं मिल सकती, मतलब अगर जैसा प्रावधान है उसे जमानत मिलना चाहिए, है ना, उसे कठोर सजा नहीं मिलेगी अगर वो सच में 18 साल के नीचे का है तो। ऐसा होता है। जो न्यायपालिका है वो कानून के अकॉर्डिंग ही चलेगी, वो कानून के अगेंस्ट में जाके कोई फैसला नहीं दे सकती। मतलब आपके मन से नहीं कि समाज ऐसा चाहता है कि उसे सजा मिले, ऐसा चाहता है, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग फैसला दिया जाएगा। तो सर्वोच्च यहाँ पर हमें कानून दिखता है, तो कानून बनाने वाली संस्था भी सर्वोच्च होनी चाहिए। कानून बनाने वाली संस्था क्या होनी चाहिए, सर्वोच्च। तो एक तरीके से देखने पे ऐसा लगता है कि कानून बनाने वाली संस्था यहाँ पर क्या होगी, सर्वोच्च होगी। जैसे हमने बात की थी सर्वोच्चता किसके पास है भारत में, है ना, या फिर जैसे बोले थे ना, ब्रिटेन में कौन है सबसे सर्वोच्च, संसद। अमेरिका में कौन है सर्वोच्च, वेरी गुड, न्यायपालिका। वैसे भारत में अभी तक देखने में ऐसा लगता है कि कानून सर्वोच्च है, और कानून सर्वोच्च है तो कानून बनाने वाली संस्था भी क्या होगी, सर्वोच्च होगी, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी यहाँ पास विधायिका कानून का निर्माण करेगी, या कार्यपालिका नियमों का, है ना, या उप नियमों का, उपविधियों का निर्माण करेगी, जो भी, जैसे विधायिका कानून का निर्माण करती है और इन लोग नियम बनाते हैं, उप नियम बनाते हैं, है ना, उपविधि बनाते हैं जिससे कानून चलता है, क्योंकि इन लोगों का काम चलाने का है। जैसे कोई कानून बना, मान लेते हैं जीएसटी एक कानून है, कानून तो बन गया, कौन बनाएगा, संसद। लेकिन जीएसटी चलेगा कैसे, उसे लागू कैसे करेंगे, ये कौन बताएगा, कार्यपालिका। तो इन लोग जो भी कानून बनाते हैं, इन लोग जो भी नियम बनाते हैं, उपविधि बनाते हैं, इन सभी की जांच करने का अधिकार किसके पास है, न्यायपालिका। और जांच करके वो बताएगी कि क्या ये जो कानून बना है, क्या ये जो नियम बना है, क्या ये उपविधि जो बनी है वो सही है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि वो सही है तो फिर वो उसे लागू करने के लिए देगी, अगर लगता है कि नहीं है तो फिर वो उसे लागू नहीं होने देगी। तो अब सर्वोच्च कौन लगा, न्यायपालिका सर्वोच्च लगने लग गई। ठीक है, तो इसका मतलब है अब न्यायपालिका सर्वोच्च हो गई हमारे लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना संसद सर्वोच्च है, ना न्यायपालिका सर्वोच्च है। क्यों नहीं है, समझिएगा। संसद जो भी कानून बनाएगा वो संविधान के अकॉर्डिंग बनाएगा, जैसा संविधान में लिखा है वैसा बनाएगा। और न्यायपालिका जो भी फैसला देगी वो भी किसके अकॉर्डिंग देगी, संविधान के अकॉर्डिंग देगी। इसका मतलब ये हुआ कि संसद उन्हीं प्रकार के कानूनों को बनाने के लिए बाध्य है जो किस जहां जो कहां लिखे हुए हैं, संविधान में लिखे हुए हैं। और न्यायपालिका उन्हीं कानूनों को बनाने के लिए बाध्य, सॉरी, उसी प्रकार के फैसले देने को बाध्य जो कहां लिखे हुए हैं, संविधान में। इसका मतलब है दोनों किससे बंधे हुए हैं, संविधान से। मतलब संसद संविधान से इतर, मतलब संविधान से अलग कानून का निर्माण नहीं कर सकती, मतलब जो संविधान के अगेंस्ट में है वैसा कानून निर्माण नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हुआ। और अगर ऐसा करता है तो न्यायपालिका उसे क्या कर देगी, रोक देगी। इसीलिए ना संसद सर्वोच्च ना न्यायपालिका, दोनों किसके अकॉर्डिंग फैसले दे रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग फैसला दे रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वोच्चता किसकी स्थापित हुई, संविधान की। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, उसे संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा।
जैसा संविधान में विधि लिखा हुआ है, जैसा संविधान कहता है, उसी के अकॉर्डिंग कानून बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या किया जाएगा, फैसला दिया जाएगा। इसीलिए भारत में कहते हैं कि भारत में ना विधायिका सर्वोच्च है, ना कार्यपालिका, ना न्यायपालिका। सर्वोच्चता किसके पास है? अब संविधान के पास है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जैसा संसद ने बोल दिया वैसा ही चलेगा, न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती वहां। जी हाँ, न्यायपालिका का इतनी शक्तियां नहीं है उसके न्यायपालिका के पास कि वो क्या कर सके, संसद के द्वारा बनाए कानूनों को निरस्त कर सके। इतनी शक्तियां न्यायपालिका के पास नहीं है ब्रिटेन में। सेम अगर अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में न्यायपालिका ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका की न्यायपालिका संविधान में लिखा हो न लिखा हो डजंट मैटर, अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया तो न्यायपालिका किसी भी आधार पर उसे क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है, किसी भी फैसले को कुछ भी कर सकती है। तो अमेरिका में कौन पावरफुल है? न्यायपालिका। एक अच्छा ना वाक्य बोला जाता है कि ब्रिटेन की संसद और अमेरिका की न्यायपालिका चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे, इतनी शक्तिशाली है दोनों। भाई बात है, बस ऐसा होता नहीं है ना, बस एक बात बोलते हैं ऐसा है। और हमारे यहाँ पावरफुल कौन है? संविधान। पक्का यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा की थी हमने, है ना, इस पे आराम आराम से आराम आराम से। अब थोड़ा सा मतलब उसको वाइंड अप कर रहे हैं, पूरे एक साथ लेकर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या पढ़ा था। अब ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन बनेगा कैसे और क्या क्या बनेगा, और इसके बाद के अगले चरण क्या है क्वेश्चन के। बहुत आसान हो जाएगा अब लिखना, समझिएगा थोड़ा क्वेश्चन क्या क्या है। इधर निर्मला और अशोक समझ में आया? देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि सरकार के अंगों की चर्चा कीजिए। जैसे कल हमने बोला था ना सरकार के कार्य या संविधान के कार्य, वैसे यहाँ से सरकार के अंगों की चर्चा। ठीक, जैसे इसमें हमने बोला कि सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही उसके अंग है। और वही बताना पड़ेगा आपको कि विधायिका का काम कानून बनाने का, और कार्यपालिका का चलाने का, और न्यायपालिका का न्याय देने का। यही है सरकार के अंग और उसके कार्य। बहुत आसान हो गया ये समझना। ठीक है, और की पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे यहाँ से। फिर एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगला। अरे मत टेंशन लो, मैं सब लिखाऊंगा एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़, आप आके तो लिख ही देंगे पूरा मैंने बोला ना संविधान का पहले बेस बना लेते हैं, बहुत अच्छे से बना लेते हैं, इतना बना लेते हैं कि आने वाले दिन में ना कुछ भी अगर शब्दावली आती है तो उसमें हमको कठिनाई मत हो समझने के लिए, एकदम कठिनाई महसूस मत हो। जैसे आज कितना आराम से आया, क्यों आया? क्योंकि अभी 2-3 दिन बहुत अच्छे से बेस बनाया। सरकार को इतना तोड़ा हमने, इतना तोड़ा है ना, कि इतने बड़े कॉन्सेप्ट अभी देखना आसानी से समझ में आ जाएंगे। जितने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है तुरंत समझ में आएगा, समझते जाना, बहुत बहुत आसान है। देखो भी मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम ऊपरी सतही स्तर पर पढ़ते चले आते हैं, स्पीड में पढ़ते चले आते हैं, और लास्ट में जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो निपट जाते हैं। ठीक, उसका रीजन है कि बेस मजबूत नहीं होता है। जैसे एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब नाम से थोड़ा ध्यान दो, क्या लिखा है? शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का क्या कर रहे हैं? पृथक्करण। कि शक्तियां किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए, शक्तियां क्या है, अलग अलग व्यक्ति के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पास वही किया हमने, सरकार में शक्तियों का हमने क्या किया है, पृथक्करण कर दिया है। यहाँ देखो शक्तियां सरकार के पास थी, कल के क्लास में हमने लिखा था कि जो संविधान है वो शक्ति किसको प्रदान करता है? सरकार को। याद आ रहा है? संविधान किसको शक्ति प्रदान करता है? सरकार को। इसका मतलब है कि शक्तियों का मालिक कौन है आज के डेट में? सरकार है। लेकिन अगर सरकार में केवल एक ही व्यक्ति के पास यह शक्ति आ जाए तो फिर क्या होगा? तानाशाही हो जाएगा। बात किया था ना कि संविधान डिसाइड करता है कि शक्तियां किसको देगा, वो सरकार को देगा। अब जैसे नॉर्थ कोरिया में सरकार एक व्यक्ति के हाथ में है, चाइना में केवल एक पार्टी के हाथ में है, अमेरिका में ज्यादातर किसके पास? न्यायपालिका के पास है ज्यादातर शक्तियां, पाकिस्तान में सेना और सरकार दोनों के पास है। ऐसा हमने बात किया था। तो यहाँ पास अगर बोलता है कि अगर ऐसा होता है कि अगर सरकार एक ही व्यक्ति के हाथों में रहेगा तो फिर वो शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, वो व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आज के डेट में भारत में सरकार में केवल एक ही व्यक्ति रहे या केवल एक दल रहे, एक ही पार्टी रहे, तो कितना पावरफुल हो जाएगा? वो कुछ भी कर सकता है पूरे देश में, क्योंकि वो खुद कानून बनाएगा, वो खुद चलाएगा और खुद क्या करेगा? न्याय देगा। तो फिर तो तानाशाह हो गया, फिर तो चाइना वाला कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। वो तो वही फैसला, वही कानून बना रहा है, वही चला रहा है और वही न्याय प्रदान कर रहा है। फिर तो आपकी स्वतंत्रता खत्म, पूरी तरीके से आपकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? खत्म। उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। अगर वो चाहता है कि आपको मिले तो मिलेगा, नहीं चाहता तो नहीं मिलेगा। आप आंदोलन भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे आंदोलन। आंदोलन करोगे तो चाइना जैसे मारा था ना, एक स्क्वायर, क्या नाम था याद नहीं आ रहा है, मतलब छात्र लोग आंदोलन कर दिए थे, टैंक उठाया और मार दिया सबको, 10,000 लोग को, ढाई 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 आंदोलन कर रहे थे सरकार के अगेंस्ट में।
वहां पे भी प्रोटेस्ट नहीं होते, तो इतनी आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो यहाँ पास एक व्यक्ति थे मॉन्टेस्क्यू नाम के, उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार को शक्तियां प्रदान करते हैं तो इन शक्तियों को सरकार के एक ही अंग में नहीं रखेंगे, इनको हम अलग अलग कर देंगे, बनाने वाली संस्था को अलग कर देंगे, चलाने वाली संस्था को अलग कर देंगे और न्याय प्रदान वाली करने की संस्था को अलग कर देंगे। जी हाँ, अभी तक जो पढ़ा वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था कि समस्त शक्तियों का मालिक केवल एक व्यक्ति नहीं होगा, इन शक्तियों को हम अलग अलग कर देंगे, एक का नाम होगा विधायिका, दूसरे का होगा कार्यपालिका और तीसरे का होगा न्यायपालिका। तो ये 1748 में किया गया था, मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉज बुक का नाम था। मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझाइए, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी सन 1748 में। दार्शनिक लिख लो, विचारक लिख लो या राजनीतिज्ञ लिख लो, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक या किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अच्छा आंसर, शुरुआत समझ में आ रहा है कैसे होगा, ये आ रहा है, डर लग रहा है? बहुत आसान है। क्वेश्चन आता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को समझाइए, लिखने का पैटर्न समझिए, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझाइए। अब सीधा सीधा क्वेश्चन है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, और हमें पता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है, मॉन्टेस्क्यू नाम का आदमी था। वो क्या नाम था, मॉन्टेस्क्यू। तो उसका नाम का प्रयोग कीजिए, उसका डेट भी लिख दीजिए 1748। 1748 में मॉन्टेस्क्यू नाम के दार्शनिक लिख लीजिए, राजनीतिक जो भी लिखना चाहे उसका नाम, या विचारक, ठीक है। उन्होंने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार समस्त शक्तियां केवल एक अंग के पास नहीं होनी चाहिए, इन शक्तियों को सरकार के 3 अंगों में विभाजित कर देना चाहिए। एक बनाने वाली संस्था होनी चाहिए, एक चलाने वाली संस्था और एक न्याय प्रदान करने वाली। इससे होगा क्या, अब पैराग्राफ चेंज कर देंगे। यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने ऐसा नागरिकों के स्वतंत्रता हेतु किया है, नागरिकों के स्वतंत्रता हेतु किया है, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहे तथा सरकार का कोई एक अंग अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए। क्योंकि अगर एक अंग भी बहुत शक्तिशाली हो गया तो फिर वो संविधान पर या सरकार पर क्या कर लेगा, कब्जा कर सकता है। तो इसको हमें फ्रेम करना होगा आंसर में, बस इतना ही है। आसान हो गया ये क्वेश्चन, पक्का आया आप समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही है बस, संविधान समझने का खेल है, शब्दों का खेल है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ से क्या होता है, आगे हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, सरकार में ही चले फिर से। अब मैंने बोला कि हमारे यहाँ क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका अगर जो भी काम करती है, विधायिका कानून बनाती है और ये नियम बनाता है, उपविधि बनाता है ना, या अधिसूचना जारी करता है, बहुत सारे काम करते हैं वैसे इन लोग। तो ये दोनों जो भी काम करती है उसको जांच कौन करता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है, उसकी जांच करती है। तो अगला क्वेश्चन यहीं से बन के निकल के आता है, अगला क्वेश्चन यहीं से आता है कि इस शक्ति को बोलते क्या है भाई, इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो अगला क्वेश्चन यही है, ये सब क्वेश्चन बहुत बाद में लिखेंगे क्लास के, लगभग आज से लगभग 20-15 या 20 दिन के बाद लिखेंगे, लेकिन समझना यही है क्योंकि आगने वाले दिनों में ना इसका काम आएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को समझाइए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को समझाइए। कुछ नहीं, बहुत आसान है। विधायिका तथा कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों, उपविधि की जांच किसके द्वारा की जाती है, न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। न्यायपालिका की इन्हीं शक्ति को हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, 2 नंबर का आंसर है ये। अब ये शक्ति कहां से आती है, वो संविधान का मैटर है कि संविधान के कौन से आर्टिकल में इन शक्तियों का समावेश किया गया है। वो जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आते जाएगा वो, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन का यही है कि अगर विधायिका और कार्यपालिका जो भी काम करती है उसकी जांच कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। तो फिर वो कौन सी शक्ति हो जाएगी, उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हो जाएगी। उसकी वैधता की जांच करता है कि अगर जो कानून बना है विधायिका के द्वारा, जो कार्य किया गया है कार्यपालिका के द्वारा, वो वैध है या नहीं। ऐसा वो क्यों करता है, अगला क्वेश्चन आता है क्यों करता है। तो जब हम आगे संविधान पढ़ेंगे तो ऐसा हमें प्रतीत, मतलब ऐसा हमें मालूम होगा कि ऐसा करता है न्यायपालिका आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। जी हाँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कल के दिन में सरकार ने क्या किया, आपके जीमेल अकाउंट पे एक टाइमर लगा दिया
कि सभी लोग क्या ना बहुत टिकटॉक चला रहे हैं, है ना, बहुत इंस्टाग्राम देख रहे हैं और 2 घंटे से ज्यादा हम अब किसी को देखने नहीं देंगे। 2 घंटे ज्यादा किसी को इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने नहीं देंगे और टाइमर लगा दिया। सुबह 12 बजे मतलब रात को 12 बजे टाइमर ऑन हो जाता है और आपको पता है कि अब 2 ही घंटा बचा है बस। मतलब पूरे 24 घंटे में कितने घंटे चलेगा वो? 2 घंटे चलेगा बस मोबाइल। आपकी स्वतंत्रता हनन हो गई। स्वतंत्रता क्या, जीवन ही छीन गया आपका तो। जीवन सूना-सूना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो रोकेगा कौन? न्यायपालिका। आप ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल गलत होगा। अगर कोई मजबूरी है, कुछ है तो बात समझ में आएगी, न्यायपालिका उसे समझेगी तब जाके वो लागू करने देगी आपको। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने देगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा होता है, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका ऐसा करती है। ऐसा करने के लिए संविधान ने कहा है उसे, ऐसा करने के लिए संविधान ने कहा है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में कहा है उसको कि आपको ऐसा करना है, संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करनी है। और भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 226 हो गया, आर्टिकल 137 में भी है, वो अलग वाला न्यायिक पुनर्विलोकन है। अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम उसका भी यूज करेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन का सब अलग करो उसे, न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जो न्याय हो रहा है ना, जो न्यायपालिका है वो पुनर्विलोकन करे किसका? कानूनों का। तो वो अपने निर्णयों का भी पुनर्विलोकन कर सकती है। कई बार देखे होगा ना, सुप्रीम कोर्ट पहले कुछ और बोलता है, बाद में कुछ और बोलता है। अपने ही दिए गए निर्णयों को वो रिव्यू करते रहता है। रिव्यू का मतलब फिर से उसे विचार करता है। सुने हो ऐसा, कभी देखे हो? कई बार ऐसा होता है। इसे भी कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ये संविधान में शब्दशः मेंशन है आर्टिकल 137 में कि न्यायपालिका अपने ही पुराने दिए गए निर्णयों को न्याय पुनर्विलोकन कर सकती है। ऐसा उसके पास अधिकार है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसने आज कुछ बोल दिया तो बोल दिया, आगे उसको नहीं बोल सकती। बोल सकती है, उसके अगेंस्ट में भी बोल सकती है, मतलब अपने पुराने निर्णयों को बदल सकती है। ये भी न्यायिक पुनर्विलोकन है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़े, थोड़ा सा और अच्छा कॉन्सेप्ट पे चलें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप परिपक्व हो गए हैं तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, लिखने की दृष्टि से नहीं, समझने की दृष्टि से, क्योंकि आगे जाके वो बहुत फंसाता है वो, है ना। वो आगे जाके लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास लगेगी मूल ढांचे को समझने के लिए, लेकिन उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है वो, उसको हम लोग यहीं देख लेते हैं कैसे काम करता है, क्योंकि वो यहीं पास है। तो अभी तक मैंने कहा कि संविधान सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि हमारे संविधान ने विधायिका को बहुत ज्यादा पावर नहीं दिया, कार्यपालिका को पूरी शक्तियां नहीं दी और न्यायपालिका को भी पूरी शक्ति नहीं दी। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कानून? संविधान के अकॉर्डिंग। और ये किसके अकॉर्डिंग फैसला देता है? संविधान के। तो सर्वोच्च कौन हो गया? ऑब्वियस सी बात है, संविधान सर्वोच्च हो गया। लेकिन यहाँ पास हमें पता है कि भारत में संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? नहीं है, गलत हो गया आंसर। मान लो क्वेश्चन आता है, भारत में संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद, चौथा न्यायपालिका। संसद। जनरली विधायिका के पास है वो। किसके पास है? विधायक। संसद बोल लीजिए, विधायिका बोल लीजिए। ठीक है, न्यायपालिका के पास ये अधिकार नहीं कि वो संविधान में संशोधन कर सके। तो यहाँ पास मतलब संविधान में चेंजेस करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, विधायिका के पास है चेंजेस करने का। तो मान लेते हैं कि कल के दिन में संसद ने कोई कानून बनाया, एक्स नाम का कोई कानून बनाया, ठीक है, जो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है इसको हम नहीं जानते हैं, ये हम नहीं जानते ये उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, लेकिन बनाया है किसने? संसद ने। अब ये चेक होने के लिए कहां जाएगा? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका ने बोला कि भाई आपने जो एक्स नाम का कानून बनाया है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम इसे क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं, मतलब समाप्त कर देते हैं। एक्स नाम का कानून क्या हो गया? समाप्त हो गया। हो गया समाप्त। अब यहां से संसद को थोड़ा सा लगेगा, ईगो हट हो जाएगा भाई संसद से, तो मेरे द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कर दिया है आपने? निरस्त। और वो भी ये कह के कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है वो। मैं एक काम करता हूँ, संविधान को ही बदल देता हूँ थोड़ा सा। ऐसा हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है, 1967 तक हुआ है ऐसा। वो भी समझाएंगे कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या केस था। इसके लिए संविधान संशोधन 1, संविधान संशोधन 17, संविधान संशोधन 24, संविधान संशोधन 25, संविधान संशोधन 42, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, बहुत सारे केस आएंगे, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, इतने सारे केस पढ़ेंगे हम लोग, तब जाके ये समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने के प्रयास कर रहे हैं लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि संसद ने एक कानून बनाया जो संविधान के अकॉर्डिंग था या नहीं था वो संसद को तो पता नहीं है, वो कौन बताएगा? न्यायपालिका। यहां से एक क्वेश्चन ये भी समझ में आता है
कि संविधान की व्याख्या करने का अर्थात संविधान में क्या लिखा हुआ है ये बताने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि संविधान का व्याख्याकार कौन है? आंसर लगाएंगे आप न्यायपालिका। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। आई बात समझ में? अगर दोनों दिया तो, वैसे वो देगा नहीं, अगर मान लो कि गलती से दे दिया तो आंसर क्या लगा लेंगे? सुप्रीम कोर्ट, है ना, क्योंकि अगर वो गलती से आंसर लेगा तो वही लेगा। वैसे न्यायपालिका लेना चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी व्याख्या करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा मान्य है। ज्यादा मान्य किसका होगा? सर्वोच्च न्यायालय का होगा। अगर वो दोनों नहीं देगा तो सीधा क्या लिख देगा? न्यायपालिका। तो अब जब वो कानून गया रिव्यू होने के लिए न्यायपालिका पास, तो न्यायपालिका ने बोला कि वो जो आपने कानून बनाया है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, इस कारण से हम उसे क्या करते हैं? निरस्त करते हैं, समाप्त करते हैं। आ रहा है आपको समझ में? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। तो यहां पर अब संसद का ईगो हर्ट हो गया भारी मात्रा में। अब वो तो हंस नहस पे चालू हो गए, कैसे करेंगे अब? तो अब सबसे पहले क्या किया? संविधान को ही चेंज कर दिया। संविधान में ही उन प्रावधानों को बदल दिया जिसके कारण से ये क्या था? कानून रुका हुआ था। संविधान में अर्थात क्या कर दिया उन्होंने? संशोधन कर दिया। अब संशोधन करने के बाद फिर से कानून बनाया, संशोधन किया और सेम कानून बनाया, एकदम सेम। मान लो एकदम सेम कानून, या एक आध दो लाइन चेंज कर दिया, थोड़ा सा एक आध प्रावधान चेंज कर दिया और एकदम कानून बना दिया। अब फिर से वो कानून चला गया कहां? रिव्यू होने। कहां? न्यायपालिका के पास। अब न्यायपालिका बोलेगी अब तो लिखा हुआ है, अब हम इस कानून को मान्य करते हैं क्योंकि अब क्या है? वो लिखा हुआ है। कहां लिखा है? संविधान में। मतलब पहले बना और पहले पढ़ी, नहीं नहीं संविधान में नहीं लिखा, हम इसे निरस्त करते हैं। दूसरे बार संसद ने क्या किया? उससे संविधान में ही संशोधन कर दिया और फिर जब कानून आया फिर हाँ अब तो लिखा हुआ है, अब हम मान्य करते हैं। पावरफुल कौन लग रहा है? लग रहा है ना? ये तो भारी पावरफुल है यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो संसद बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन तब तक जब तक कि न्यायपालिका परिपक्व नहीं हो गई थी, तब तक जब तक संसद में हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे या जो संविधान निर्माता थे, तब तक संसद बहुत पावरफुल थी, क्योंकि जिन्होंने संविधान बनाया वही संशोधन किए जा रहे थे। जनरली शुरुआती संशोधन उन्होंने ही किए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीज बन जाता है ना, तो वो थोड़ा सा है ना डिफेक्टिव होता है या उसे सुधार की आवश्यकता होती है, ट्रायल एंड एरर मेथड चलते रहता है। क्योंकि हमारा संविधान निर्मित है, हमारा संविधान बहुत सारे संविधानों का समावेश है, बहुत सारे संविधानों को पढ़ा गया, उनसे अच्छी अच्छी बातों को लिया गया और उसे भारतीय परंपरा के अनुरूप उसे ढाला गया, तब जाके हमारे संविधान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब जरूरी नहीं कि जो निर्मित हुआ है वो बहुत अच्छे से हो, क्या हो, है ना, उसे जब लागू किया जाएगा, जब वो चलेगा तब उसकी कमियां पता चलेंगी हमें। तो कमी पता चलती थी, फिर उसे संशोधित किया जाता था। तो शुरुआती संशोधन जनरली जो फ्रीडम फाइटर थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्हों के द्वारा किए जा रहे थे। और जिन्होंने संविधान बनाया है, जिनके द्वारा संशोधित किया जाए, तो न्यायपालिका क्या है, उसमें क्यों मना करेगी वो? तो ऐसा हो रहा था, कई बार हो रहा था, ऐसा कई बार हुआ। लेकिन जब ये बहुत होने लगा तब न्यायपालिका को समझ में आया, अगर हम संसद को इतनी शक्ति सौंप दें कि वो बार बार संविधान में संशोधन करके कोई भी कानून बना ले, तो फिर तो संविधान का कोई महत्व ही नहीं रह गया। कोई महत्व रह गया क्या संविधान का? फिर तो संसद, अगर आप कल के दिन में संसद कोई भी कानून बना दे और अगर वो कानून रुक जाए, तो फिर वो तुरंत संविधान में क्या कर देगी? संशोधन। और फिर वो कानून को क्या कर लेगी? लागू। फिर तो संविधान का कोई अर्थ रहा ही नहीं, संविधान का खुद का अपना इंपॉर्टेंस, खुद की सर्वोच्चता नहीं रही। इधर समझ में आ रहा है निर्मला? ऐसा हो सकता है। तो इस चीज को रोका गया न्यायपालिका के द्वारा 1967 में, रोक दिया, बोला कि नहीं, आपको इतना ज्यादा संशोधन करने का अधिकार नहीं है। आप संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, कोई मना ही नहीं है। फिर आगे चलकर 1973 में फैसला दिया कि आप जितना चाहे उतना संशोधन कीजिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन आप संविधान में संशोधन कर करके संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। मूल ढांचा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप उसे बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत आसान एग्जाम्पल है। यहाँ पर मान लेते हैं क्लासरूम है, बड़ा क्लासरूम है, यहाँ मान लो 4 क्लासरूम बनाना है, तो कितना आसान है, बीच में ऐसे डाला अप्लाई, इसे बीच में ऐसे डाला, 1 2 3 4 क्लासरूम बन गया। कोई दिक्कत है क्या? इससे क्या इस बिल्डिंग की या इस कमरे की क्या मूल ढांचा परिवर्तित हुई क्या? एक बेसिक चेंजेस हुए, बस एकदम बेसिक चेंज हुआ। इस बोर्ड को इधर लगा दो, उधर लगा दो, बेसिक चेंज है, बस नॉर्मल चेंज है, एकदम एकदम नॉर्मल चेंजेस है ये। इससे इस क्लासरूम के मूल ढांचे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस बीम को तोड़ दो, इस कॉलम को हटा दो, यहां से बड़ा कमरा निकाल दो, दीवार तोड़ दो, छत उड़ा दो, तब तो इसका मूल ढांचा क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। न्यायपालिका ने भी यही बोला कि आपको संविधान में सामान्य संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। जो संविधान का संशोधन की शक्ति आपको मिली हुई है, जी हाँ, संविधान ने संशोधन करने की शक्ति विधायिका को दी है, लेकिन विधायिका इन शक्तियों का प्रयोग करके संविधान में बहुत बड़े चेंजेस नहीं कर सकती, उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकता, उसमें छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं आप। यहां तक बना हुए हैं आप, थोड़ा सा और आगे बढ़े। इसका मतलब यह हुआ कि अब न्यायपालिका ने विधायिका की उस शक्तियों को छीन लिया है जिस शक्ति के माध्यम से वो संविधान में क्या करती थी? संशोधन करती थी। मतलब अब जो संसद है संविधान का संशोधन करेगी, अगर अब संसद क्या करेगी? संविधान का संशोधन करेगी। ये मान लो संसद है, उसने क्या किया? संविधान का संशोधन किया, तो ये संशोधन भी चेक होने कहां जाएगा? न्यायपालिका के पास जाएगा। मतलब इसका यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका के द्वारा किए गए संशोधन की भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। भारी नींद आ रहा है, यहां तक समझ में आया कि संशोधन को भी न्याय पुनर्विलोकन करने का क्या है? अधिकार है, पूरी तरीके से अधिकार है। तो वो क्या न्याय पुनर्विलोकन, वो क्या जांच कर रही है? वो जांच कर रही है कि जो संविधान का संशोधन किया गया है, कहीं उस संशोधन से संविधान का मूल ढांचा तो नहीं बदल गया। जैसे मान लेते एग्जाम्पल करते हैं, कल के दिन में आज जो वर्तमान में सरकार है, जो भी हो, XYZ है ना, कोई सरकार है मान लेते हैं संसद में, हाँ, अपने केंद्र में या राज्य में एक संशोधन करती है संविधान के, ठीक है, अनुच्छेद मान लो 83 में संशोधन कर दी लोकसभा के कार्यकाल में कि आज से लोकसभा का कार्यकाल 25 साल का, 5 साल का नहीं, कितने साल का? 25। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, ठीक है। अब लोकसभा 5 साल नहीं 25 साल की होगी, संशोधन कर दिया संविधान में, जाओ। अब मतलब 25 साल चुनाव नहीं होगा, 25 साल तक मेरी पार्टी क्या रहेगी? सत्ता में रहेगी। मान लो ऐसी कोई सरकार आ गई, आज नहीं पीछे नहीं, भविष्य में कभी ऐसी सरकार आ गई, मान लो ऐसा हो गया तो मजा ही आ जाएगा, है ना। दिक्कत है ये। न्यायपालिका जांच करेगी कि आपके द्वारा किया गया संशोधन क्या संविधान के जो मूल ढांचा है, क्या उसका जो नेचर है, क्या उसको बदल देता है? बिल्कुल बदल रहा है। भाई संविधान का नेचर है, संविधान का मूल ढांचा है कि हर 5 साल में चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का, लोगों के पास चॉइस होना चाहिए कि वो सरकार को बदल सके अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है। तो अगर 5 से 25 साल कर देंगे तो लोगों की ये आजादी छीन जाएगी और आप तो एकदम डिक्टेटरशिप हो जाएगा यहाँ पर, ये तो गलत हो जाएगा ये। तो मतलब न्यायपालिका अब उस संशोधन को क्या कर देगी? निरस्त कर देगी। बिल्कुल उसके पास ये शक्तियां हैं कि अब वो संशोधन को क्या कर दे? निरस्त कर दे। ये है मूल ढांचे का सिद्धांत। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को समझाइए, तो हमको ऐसे ही आंसर भी फ्रेम करना पड़ेगा कि विधायिका के द्वारा या फिर संसद के द्वारा किए गए संशोधनों की जांच कौन करता है? न्यायपालिका करती है। कहीं उनके द्वारा किए गए संशोधन संविधान के जो मूल आदर्श हैं, आदर्श का मतलब जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारा देश ऐसा हो, लोकतंत्र हो हमारे देश में, नागरिकों के पास अधिकार हो, कहीं आप उसे छीन तो नहीं रहे हैं संविधान संशोधन के माध्यम से? यदि संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित होता है तो फिर उस संशोधन को क्या कर दिया जाएगा? निरस्त माना जाएगा, निरस्त किया जाएगा। यही है मूल ढांचे का सिद्धांत। अब न्यायपालिका 2 कदम और आगे बढ़ जाती है यहाँ से। कितनी पावरफुल न्यायपालिका! अब संसद ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, मूल ढांचा हम मानते हैं, चलो मूल ढांचा नहीं बदलेंगे मूल ढांचा। एक काम करो न्यायपालिका, तुम बता दो कि मूल ढांचा क्या है। समझिए इस बात को, संसद ने बोला न्यायपालिका से कि आप बता दो कि मूल ढांचा क्या है। न्यायपालिका बोली कि नहीं बताऊंगा मैं कि मूल ढांचा क्या है, मैं नहीं बताने वाला। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर मान लो ये मान लेते संविधान है, इस संविधान के इतने सारे हिस्से को अगर न्यायपालिका ने बोल दिया ये मूल ढांचा है, इसका मतलब ये हुआ कि संसद इसे तो नहीं संशोधित कर सकती, लेकिन इसे क्या कर सकती है? तो संसद इसको पूरा ही उड़ा देगी, बोलेगी ये तो मूल ढांचा नहीं है, आप ही ने बोला है ये मूल ढांचा नहीं है, फिर तो मैं इसे उड़ा सकता हूं। इसीलिए न्यायपालिका ने मूल ढांचे की परिभाषा ही नहीं दी। इसीलिए एकदम बहुत अच्छा लाइन लिखते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों में ये बहुत दूरगामी परिणाम का निर्णय है। दूरगामी मतलब बहुत दूर की सोच का निर्णय है, ये बहुत दूर की सोचा है न्यायपालिका ने, इसीलिए इसे पूर्णतः परिभाषित नहीं किया। मूल ढांचे को पूर्णतः परिभाषा नहीं है कहीं भी,
कि किस चीज को आप मूल ढांचा मानेंगे। आने वाले भविष्य में यदि विधायिका कोई संशोधन करती है तो न्यायपालिका अपने निर्णयों के माध्यम से संविधान के किसी भी प्रावधान को मूल ढांचा घोषित कर सकती है। मतलब न्यायपालिका ने बोला हम नहीं बताएंगे मूल ढांचा क्या, तुम संशोधन करो फिर बताएंगे कि अगर ये है या नहीं है। तो अब तो संसद असमंजस में फंस गया कि अगर गलती से संशोधन किया तो मुझे तो पता ही नहीं मूल ढांचा क्या है, और कल के दिन में उसे वो क्या घोषित कर देगा, मूल ढांचा। तो इससे संसद में एक डर बना रहेगा कि वो उटपटांग संशोधन नहीं कर सकते। क्या समझ पाए? ये है मूल ढांचे का सिद्धांत, भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, ये तो छोटे क्वेश्चन का परिभाषा हुआ 2 नंबर 4 नंबर पे, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा 8 नंबर पे तो हम लोग ना आगे जाके पढ़ेंगे आर्टिकल 13 में कि कैसे कैसे ये हुआ है। संविधान का प्रथम संशोधन, 17वां संशोधन, 24वां, 25वां, 42वां, उसके साथ कई सारे केस पढ़ेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है जो निबंध वाला सेक्शन वहां भी ये कभी कभी आ जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है इससे। तो तब जाके हम उसका भी प्रयोग करेंगे अपने आंसर को लिखने के लिए। अभी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ये था इसका, एकदम बेसिक से, जिसको शुरुआती दौर में आपको समझना। क्या समझ पाए? बिल्कुल। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, तो कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना। तीसरा क्वेश्चन न्याय पुनर्विवेचन, चौथा था मूल ढांचा, थोड़ा थोड़ा भाई छोटा मोटा जानकारी प्राप्त हुआ पे, बाकी देखेंगे। एक और क्वेश्चन, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अभी तक शक्ति पृथक्करण था, अब क्या है, शक्ति का संतुलन। भारत में शक्ति पृथक्करण लागू नहीं है, भारत में क्या लागू है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अगर सरकार की एक अंग शक्तियों का प्रयोग करके अपनी शक्तियों को बढ़ाना चालू कर दे, मतलब जो उसके पास शक्ति है उसी शक्तियों का प्रयोग करके अपनी ही शक्ति को क्या करे, बढ़ाने की प्रयास करे, तो सरकार का दूसरा अंग उसे रोकने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अगर विधायिका ज्यादा पावरफुल होने का प्रयास करेगा तो कार्यपालिका रोक सकता है, न्यायपालिका रोक सकता है। कार्यपालिका ज्यादा पावरफुल होने का कोशिश करेगा तो विधायिका और न्यायपालिका रोक सकता है। अगर न्यायपालिका बहुत ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करे तो कार्यपालिका और विधायिका रोक सकते हैं। तो यहाँ पर शक्ति का क्या किया गया है, संतुलन किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन में नहीं किया गया है। ब्रिटेन में तो सीधा सीधा संसद पावरफुल है तो वो शक्ति का पृथक्करण है, संतुलन नहीं है वो। अमेरिका में न्यायपालिका पावरफुल है तो वहां शक्ति का संतुलन नहीं है। ये स्पेशली भारत के लिए है कि भारत में क्या पाया जाता है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत का पालन किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये सब कॉन्सेप्ट थे हमारे पास बड़े बड़े जो समझने थे आपको। अब लगभग आपका बेस तैयार है। अब हम लोग संविधान के पहले अंग की ओर चलेंगे। अब चलेंगे संविधान की ओर, पहले अंग की ओर। अभी तक हम लोग समझ रहे थे संविधान क्या है, संविधान करता क्यों है, संविधान की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई, संविधान ने सरकार को बनाया ही क्यों, सरकार को इतनी सारी शक्तियां सौंपी क्यों, सरकार के तीनों काम अलग क्यों, इन तीनों के बीच में संतुलन क्यों। इन सभी प्रश्नों के आंसर मिलने के बाद अब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। तो पिछले क्लास तक हम लोग ये समझे थे, यहाँ समझ में आया निर्मला? ये सारे क्वेश्चन बाद में आएंगे ना, बहुत बाद में आएंगे, मतलब ऐसा लगेगा कब आएगा अब ये बहुत बाद में आएंगे, धीरे धीरे आते जाएंगे, है ना। और बहुत तकलीफ देते हैं, बीच बीच में कभी आ जाते हैं ना, तकलीफ देते हैं, ये क्या है, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जब प्रयोग करेंगे तो दिक्कत महसूस होता है, तो उसे क्यों ना पहले ही निपटा दिया जाए। ये एक तरीका है पढ़ने का, किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से समझने का, कि टर्मिनोलॉजी पहले समझ लो उसका, पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बेसिक उसका नेचर क्या है, फिर और डेप्थ में घुसो, फिर बार बार और अंदर जाओ। ऐसा होता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट उठा तो शुरुआत में एकदम आसान आसान सब्जेक्ट, मतलब पहला चैप्टर बहुत आसान रहता है, दूसरा आसान रहता है, चौथा पांचवा कठिन होने लगता है। फिर ये हर एक सब्जेक्ट का नेचर होता है अपना, ऐसा ही होता है। अगर शुरुआत में एकदम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आ गए तो फिर गए, फिर अब होता है ना ऐसा। पहले क्लास ज्योग्राफी था ना, क्या चल रहा है उसमें, अक्षांश रेखा है पहले क्लास में अगर आपको भूगर्भिक शब्द पढ़ाने लग जाए तो धरती के अंदर का हालत खराब हो जाएगा। अभी ऐसा चीज पढ़ाया जा रहा है जो विजुलाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा गोला चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आसान चीज है, एक बेस बन जाए आपका कम से कम। वो सभी में होता है। जैसे गणित भी चल रहा है, गणित में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, संख्या पद्धति। अब पहले दिन मान लो परसेंटेज पढ़ दिए तो पहले दिन है मेंसुरेशन पढ़ेंगे, क्षेत्र मिट्टी, चलो पहले दिन ही बट्टा निकालो, हालत खराब हो जाएगा। तो
वैसा ही होता है हर सब्जेक्ट का, संविधान के साथ समझ नहीं आता है, क्योंकि सब बराबर लगता है, ऊपर नीचे सब आगे सब बराबर लगता है। संविधान को वो समझ नहीं आता है, छोर कहाँ से? इसलिए कई बार ना क्या होता है कि लोग प्रस्तावना से शुरू कर लेते हैं, करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है ना? लेकिन थोड़ा-सा कठिन होने लगता है वो, क्योंकि कई सारे शब्दावली आएँगे, सर्वोच्च ये है, शक्तियाँ इसके पास हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार के पास ऐसी शक्तियाँ क्यों हैं? सरकार समाजवादी क्यों है? सरकार पंथ निरपेक्ष क्यों है? बहुत कठिन-कठिन शब्दावली आने लगती है, तो फिर ना वो लोगों को डिमोरलाइज़ कर देता है कि इतना कठिन है संविधान, क्योंकि शुरुआत में ही आदर्श है पूरे, संविधान के आदर्श शुरुआत में ही है, आगे जाके आसान लगने लगता है संविधान। इस कारण से ऐसा मैंने बोला था कि कम से कम 5 क्लास के आस-पास थोड़ा आराम से चलेंगे, मतलब थोड़ा आराम-आराम से एक-एक चीज़ समझना है, एक-एक पॉइंट को समझना है। अब आपके ऊपर है, ठीक है? तो सबसे पहला अंक क्या था? उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका। बेकार शब्दों में से क्या कहते हैं हम लोग? प्रस्तावना, अच्छे शब्दों में उद्देश्य। देखो प्रस्तावना क्या होता है कि बुक लिखने से पहले लिखा जाता है कि किस उद्देश्य से हम इस बुक को लिख रहे हैं। हमारी उद्देशिका ऐसे नहीं थी, संविधान लिखने के बाद हमने उद्देशिका को बनाया था। संविधान पूरा बनने के बाद हमने उद्देशिका को अंगीकार किया है, पूरे बनने के बाद हम उसे अपनाया है, इस कारण से उसे उद्देशिका कहा जाता है। बाद में बना था ये, प्रियम्बल है इंग्लिश में, इंट्रोडक्शन नहीं है, प्रियम्बल, ठीक है? अच्छा है, प्रस्तावना पूरा याद करना है आपको, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन मिलता है, अनगिनत। अब से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको पूरा देखते भी जाएंगे, क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है कि उसकी भाषा एक एक शब्द आने से पूरा का पूरा उसका आंसर चेंज हो जाता है। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को, थोड़ा बहुत हिंदी आता होगा तो यहाँ पास कॉमा लगाने से समझ में आ रहा है कि हम भारत के लोग, यहाँ पास एक अलग वाक्य हो गया, और भारत को मतलब हम भारत के लोग कुछ बनाना चाहते हैं, किसको? भारत को, भारत को। हम भारत के लोग भारत को यहाँ 5 चीज बनाना चाहते हैं। वेरी गुड। पहला क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ संप्रभुता या संप्रभु, ठीक है? संप्रभु बनाना चाहते हैं। और क्या बनाना चाहते हैं भाई भारत को? समाजवादी। क्या बनाएंगे? समाजवादी। और क्या बनाएंगे? पंथ निरपेक्ष। क्या बनाएंगे? पंथ निरपेक्ष। और क्या बनाएंगे? लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र स्थापित करेंगे। और क्या बनाएंगे भाई? गणराज्य या गणतंत्र। तो इस प्रकार से ये 5 चीज बनाना है। अब पूरा एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा, नीचे लिखा भी है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा लिखा है, और फिर कॉमा लगा दिए। मतलब ये पहला हमारा काम है। पहला काम प्रस्तावना में यही समझना है कि ये बोलना क्या चाहता है, हो क्या रहा है ये। हम भारत के लोग भारत को ये 5 चीज बनाना चाहते हैं। हम भारत के लोग में तो आप भी आते हो, मैं भी आता हूँ। मतलब ये जो 5 चीज बना हुआ है, कौन बना रहा है? आप और मैं। और ये 5 चीज क्या है? भारत के आदर्श हैं, भारत के कार्यप्रणाली है, भारत की पद्धति है कि भारत इस पद्धति से चलेगा। भारत की पद्धति, प्रकृति, नेचर क्या होगी? संप्रभुता की होगी। भारत का जो सरकार का नेचर समाजवादी होगा, भारत का नेचर पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र होगा हमारे देश में। और क्या होगा? ये सब कौन बना रहा है? हम, आप और मैं। यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं प्री के। पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस वाक्य से की गई है? और 4 ऑप्शन आएगा, आंसर क्या लगाना है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? यहाँ से पहला चीज। सेकंड क्वेश्चन, ये वाक्य बताता क्या है? कि ये बताता है कि आज भारत जो कुछ भी हो, भारत की जनता की वजह से है। किसकी वजह से है? भारत की जनता। इसका मतलब यह है कि भारत में शक्ति की इकाई, सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता। बिल्कुल, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, भारत में शक्तियों का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। आंसर आप जनता को लगाएंगे। भारत की जनता ही है सारी शक्तियों का स्रोत। वो आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा से रहेगा। तो ये जो वाक्य है, ये 2 चीजों को बताता है कि हम भारत के लोग, है ना, इससे शुरुआत होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। और ये क्या बताता है? कि भारत में शक्तियों का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। कंफर्म है यहाँ तक? वेरी गुड। अब यहाँ पर चलो एक ना फन फैक्ट या फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, जो शायद आए या ना आए, फिर भी हम लोग चर्चा कर। लोक और लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया या वी द पब्लिक ऑफ इंडिया, पब्लिक या पीपल, किस शब्द का प्रयोग ज्यादा अच्छा है?
लोग और लोक, जैसे अभी पीएससी का फुल फॉर्म क्या है? लोक सेवा आयोग। पी पब्लिक है कि पीपल है? पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक है, ठीक है। वो यहां पर क्या लिखा है? लोग, ये पीपल है, पीपल। पब्लिक शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? दोनों में क्या अंतर है? हमारा जो पीएससी है वो लोक सेवा आयोग क्यों है, लोक सेवा आयोग क्यों नहीं है? लोग एक पर्सन हो जाता है, एक नहीं, मान लो सही जा रहे हो तो क्या बोलना चाह रहे हो? लोग एक पर्सन है, लोग एक पर्सन है, मतलब यहां जो लिखा है एक पर्सन वाला है। लोग क्या है फिर? बहुत सारे पर्सन है, एक वचन बहुवचन, बहुत सारे लोग हो गए, दोनों गलत है। दोनों ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब दोनों ग्रुप ऑफ पर्सन है, दोनों लोगों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है, दोनों का दोनों, दोनों समूह है भाई। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, दोनों बहुवचन है मान लो, है ना, और दोनों व्यक्तियों का समूह है, दोनों। अब क्या अंतर, अब थोड़ा सोचो क्या अंतर हो सकता है? कार्य की पद्धति देखो ना, लोक सेवा आयोग की पद्धति क्या है और यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, उसकी पद्धति क्या है, प्रकृति क्या है? अच्छा अच्छा, मतलब जो पीएससी हो खास व्यक्ति के लिए, आप डिप्टी कलेक्टर बनिए और केवल नेताओं की सेवा कीजिए या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप की सेवा कीजिए, बाकी जनता को भूल जाइए। नहीं, दोनों दोनों सबके लिए, ये भी क्लियर कर दूं, दोनों चीज सबके लिए। चलो क्लियर कर देते हैं, इतना क्या कंफ्यूजन रखना। दोनों लोगों का समूह, मतलब व्यक्तियों का समूह है, लेकिन दोनों के ना उद्देश्य में अंतर है। जो लोग है ना, ये जो लोग है एक उद्देश्य के साथ है, और यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ कोई उद्देश्य, जैसे एक ये अंतर, जैसे यहाँ पास एक जुलूस और एक भीड़ में जो अंतर होता है, दोनों लोगों का समूह होता है, दोनों व्यक्तियों का समूह है। जुलूस भी और भीड़ भी दोनों क्या है, व्यक्तियों का समूह है, लेकिन जुलूस का अपना एक क्या होता है, उद्देश्य होता है, लेकिन भीड़ का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पास भी है। जो लोक सेवा आयोग है वहां पास अगर आप व्यक्तियों के समूह की सेवा करने जा रहे हो तो कोई इसी उद्देश्य के साथ नहीं जा रहे हैं। अगर आप उद्देश्य के साथ जाएंगे तो केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप की सेवा करेंगे। मान लेते हैं आप एक्स नाम की जाति के हैं और आप बन गए डिप्टी कलेक्टर, तो आप एक्स नाम की जाति का ही भला करने नहीं जा रहे हो, वाई जेड एक्स वाई ए बी सी डी सबका करोगे आप भला, वहां आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आपका काम केवल काम करना है, वहां आप बिना उद्देश्य के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक उद्देश्य के साथ हम आए हैं भारत में, हम भारत के लोग एक उद्देश्य के साथ आए हैं और भारत को ये 5 चीजें क्या है, बना रहे हैं। तो संविधान में हर शब्दों का प्रयोग, मात्रा तक का प्रयोग सोच समझ के किया गया कि कहाँ क्या प्रयोग करना है और क्या करना चाहिए था, सब कुछ बहुत ही प्रिसाइज तरीके से किया गया, हवेबाजी में नहीं हुआ कुछ। ठीक है, तो हम भारत के लोगों ने भारत को ये 5 चीजें बनाई हैं। अगला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारतीय संविधान में भारत को क्या क्या बनाने का प्रावधान किया गया है, या शपथ लिया गया है, या बनाया बताया गया है क्या बनाना। तो ये 5 चीज आंसर लिखना है वहां पर या फिर बताना है। ठीक है, ऑप्शन में देखना है ये 5 चीज कहाँ कहाँ है। ठीक है, कई बार क्या होगा कि एक दो चीज को मिसिंग कर देगा, बोलेगा कौन सा मिसिंग है बताओ, 4 तो बोल देगा, 5वां कौन सा मिसिंग है तो याद करना पड़ेगा। फिर कई बार क्या होगा कि मान लो तो ऊपर नीचे में दे देगा, मतलब पहले नंबर पे इसको लिख देगा, दूसरे पे इसको, तीसरे चौथे पांचवे सबको बदल देगा, बोलेगा क्रम से जमाइए। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, क्रम से जमाइए। तो आपको याद रखना है सीक्वेंस में है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनीति, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये सीक्वेंस में है पूरा का पूरा, इसको सीक्वेंस में ही याद करना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करते हैं, हमारे संविधान जब निर्माण हुआ था तो फिर ये 2 शब्द नहीं था वहां पास, ये 2 शब्द वहां पर शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मूल प्रस्तावना, जो मूल प्रस्तावना या जो मूल उद्देशिका थी, मूल कहने का मतलब जब वो बना था तब कितने शब्द शामिल थे, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कल तो पता चला हड़बड़ी में मूल पढ़े ही नहीं, और गलती से क्या मार के आ गए 5, फोकट का 2 नंबर चले जाएगा।
और ऊपर से 0.66 दूसरे का लेके चले जाएगा क्योंकि माइनस मार्किंग है। मैं आपको बता दूं, मेरा ही मित्र है, तहसीलदार है, नाम नहीं बताता हूँ, छोड़ो, है ना। मतलब उसने क्या गलती की पता है, इस बार एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ है। क्वेश्चन था भारत का संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 आंसर है, तो सबको पता है। इतना प्रेशर रहता, गलत हो गया उससे वो। अभी हंसी आ रहा है आपको, जब बताओ बनाओगे ना तब पता चलेगा। इतना प्रेशर में रहता है माइंड, मतलब कई बार बिलीव नहीं होता कितना आसान क्वेश्चन आएगा। नहीं मतलब मन मानने को तैयार नहीं होता कि इतना आसान क्वेश्चन पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1950 का डेट पूछा है भाई, और पिछले 10 साल में 4 बार पूछ डाला उसको, 3 या 4 बार पूछा उसी चीज को। दिमाग हमारा ना ऐसा लगता है ना कि बहुत कठिन चीज है एकदम, ऐसा है एकदम हिला के रख देगा। अब भी मैं पढ़ना चालू करेंगे इस टॉपिक को, इतना महारत हासिल कर लूंगी कि अभी फाड़ देंगे इसको, ऐसा होता नहीं चाहिए। ये मेंटेलिटी ना निकाल दो। इस मेंटेलिटी से ना आप दो एक काम करने लगते हैं, आप ना पढ़ने लगते हैं। आपको पढ़ना नहीं है, आपको तैयारी करनी है। पढ़ने में और तैयारी करने में अंतर है। जब आप एकेडमिक में होते तो पढ़ते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, बहुत डीप जाते हैं, कई बार रिसर्च करने की स्तर पर चले जाते हैं। यहाँ पास आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने एग्जाम के टफनेस, उसकी कठिनाइयों को देखते हुए आपकी तैयारी करनी कि मेरा एग्जाम किसकी डिमांड करता है, कितने तक जाने की डिमांड करता है, कितना डीप जाने की डिमांड करता है, ये आपको एनालिसिस से समझ में आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की जाती है, पढ़ाई नहीं की जाती। और आपको समझ में आएगा कि ये तैयारी नहीं करना, अरे सॉरी, यहाँ तैयारी करनी, पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं। वो तैयारी में कमी रह जाती है, स्ट्रेटेजी में कमी रह जाती है। वो अपने माइंड को उतना परिपक्व नहीं कर पाए रहते हैं कि मेंस में कैसा लिखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसा लिखना है, 4 को कैसा लिखना, 8 को कैसे लिखना। वो टॉपिक पढ़े, क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ लिया, मान लो एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ लिया, 8 नंबर पे पढ़ लिया, सोचेंगे कि 8 नंबर का पढ़ लेता हूँ, 2 पे भी लिख लूंगा, 4 पे लिख लूंगा, 10 और 15 पे आया तब भी लिख दूंगा, नहीं लिख पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, बहुत सालों से बहुत सारे लोगों ने ये गलत एकदम धारणा पाल के रखी है। हर एक क्वेश्चन की प्रकृति अलग है। 2 नंबर पे आया तो वही क्वेश्चन की प्रकृति चेंज हो जाएगी, 4 पे आया तो उसी की प्रकृति चेंज होगी, 8 पे आया तब उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। तो ये काम करना रहता है। इसीलिए जब आप पढ़े, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, एकदम भी ज्यादा ना घुस जाएं, पढ़ते पढ़ते खो मत जाएं, अपना लक्ष्य ध्यान रखें। और ये करने के लिए आपको ना, जब आप थोड़ा बहुत मतलब जब आपके दिमाग में संविधान का एक बेसिक पूरा हो जाएगा कि हाँ संविधान में क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तब आप एनालिसिस करेंगे। आज से लगभग 1 महीने के बाद, अभी तो नहीं, लगभग 1 महीने के बाद आप एनालिसिस करेंगे कि संविधान का जो सिलेबस है वो क्या है, संविधान में क्या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में प्री में, क्या वो उस सिलेबस से पूछे गए हैं, हर साल लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा बिल्कुल सिलेबस से आता है। हर साल लगभग 15 से 12, कभी 12 कभी 15 क्वेश्चन आता है, कई बार 18 भी आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि 1 महीना संविधान पढ़ने के बाद क्या मुझसे वो प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, और सॉल्व हो रहे हैं तो क्या मैं वो जो प्रश्न सॉल्व करी क्या कॉपी सही हो रहा है। अगर अगर आपसे सॉल्व हो रहा है और कॉपी से हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका कॉपी सही है, आप उसे भरोसा कर सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं, मतलब आपका डायरेक्शन सही है। अब क्वेश्चन की प्रकृति जानने के लिए आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे कि यूपीएससी में कैसा आता है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ अगर 10 आता है तो मेरे से 8 बनता है, यूपीएससी में 10 आता है तो 1 बनता है, मतलब भाड़ में जाए यूपीएससी, मुझे सीजीपीएससी तक ही सीमित रहना है, मतलब मुझे उस लेवल की तैयारी नहीं करनी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अलग लेवल बनेगा आपसे। जब आप पूरा संविधान पढ़ लेंगे तो यूपीएससी में 10 में से 5-6 क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, लेकिन बहुत पढ़ने के बाद आते हैं। वहां भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, वहां भी आपसे 50% क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन हमें तैयारी करनी है अपने सीजीपीएससी के अकॉर्डिंग। फिर इतना करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है, हाँ मुझे मुझसे अब क्या है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहे हैं, मेरे पास नोट्स पूरा है, मैंने एनालिसिस कर लिया है कि इस स्तर की तैयारी करनी है। अब आते हैं मेंस पे। मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन कैसा आया, 4 का कैसा आया है, 8 का कितना कौन सा आया है, क्या मैं क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रही हूँ, क्या इसका शुरुआत कर पा रही हूँ, क्या इसका अंत कर पा रही हूँ, क्या मेरे पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर 2 नंबर का है तो 4 फैक्ट है, क्या 4 नंबर का है तो कम से कम 8 फैक्ट है, 8 नंबर का है तो क्या मेरे पास कम से कम 15-20 फैक्ट है, मतलब की पॉइंट्स है मेरे पास उस आंसर को लिखने के लिए। तो समझ में आ रहा है, पढ़ना ही काम नहीं है, एनालिसिस करना भी बहुत बड़ा काम है यहाँ पर। इसीलिए पहले दिन ही समझाया था, पीएससी की तैयारी आप लाइब्रेरी में बैठ के नहीं कर सकते। कई सारे महानुभव आपको ज्ञान देंगे, लाइब्रेरी में बैठ जा, फालतू की कोचिंग करना,
बिल्कुल कर सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना गहन अध्ययन वहां नहीं कराया जाएगा एक एक सब्जेक्ट एक एक चीज का। लाइब्रेरी आपके बैठ के पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आपको एक कंटिन्यूटी देने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी क्लासरूम में बनानी पड़ेगी, क्लास में समझनी पड़ेगी, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा उससे, वहां आप डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। एक डायरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो कुछ बातें को कि हम भारत के लोग क्या बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। चलो कल पढ़ेंगे अब आगे, है ना। इन पांचों शब्दों के बारे में हम लोग कल जानेंगे, क्या है ये 5 शब्द, बहुत ज्यादा डीप में जानेंगे। हो सकता है कि एक एक शब्द पे एक एक क्लास लग जाए। जी हाँ, अगर मैं इकोनॉमी पढ़ाया तो समाजवाद पे ही मैं 2 घंटा लेक्चर ले लूंगा फिर, क्योंकि मुझे लगता है समाजवाद पे अगला क्वेश्चन अच्छा बनेगा, क्योंकि बहुत अच्छा था कि पिछले साल बहुत सारे बैचों में समाजवाद को बहुत अच्छे से पढ़ाया, वहां गांधी जी के समाजवाद को पढ़ाया, तो इस बार गांधी जी का समाजवाद आया था, वो भी कौन से पेपर में, दर्शन शास्त्र के पेपर में। पॉलिटी पेपर नंबर 3 को छोड़ के, पेपर नंबर 7 को छोड़ के, है ना, पेपर नंबर 5 में पूछना चाहिए था उसे, वो ले दे के कहा पूछा पेपर नंबर 6 में, दर्शन शास्त्र में पूछ डाला उसको। तो बहुत अच्छा पेपर था इस बार, मजेदार था, मतलब इस बार लगा कि हाँ आओ अब पीएससी थोड़ा बदल रहा है हमारा। अच्छा था, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी, और एकदम सीधी तैयारी करोगे शांत तरीके से, शांत माइंड से, एकदम सही रहेगा। तो अपने खाने को समय, अपने सोने का समय, सबको सुधारो, सब सही रहेगा। ठीक है, जितना तो पूरा दिमाग का खेल है, पूरा दिमाग कह पाएगा कि हाँ उठना है तो उठ जाओगे, दिमाग कहेगा पढ़ना है तो पढ़ पाओगे, दिमाग अगर आपका इतना परिपक्व है कि अब मोबाइल नहीं चलाना है मुझे, तो नहीं चलाओगे। ये पूरा दिमाग का खेल है, वो आप लोगों को करना है, मेरे से नहीं हो पाता भाई। ठीक है, चलो कल मिलेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, निर्मला समझ में आया था यहाँ तक। आप भी लिखते रहना ना, नोट्स मांगूंगा मैं, एक आध दिन बोलूंगा पीडीएफ बना के भेजो रिसेप्शन के पास, मैं चेक करता हूँ पूरा। हाँ ठीक है, चलो कल मिलते हैं ना।